हिंदी पेडागोजी की इस सीरीज में आज हम 5th चैप्टर को अपना कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा वो 5th चैप्टर कौन सा है? शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं जिसको। इसमें हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के एग्जाम को। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, हमारे श्रवणकर्ता, दृश्यात्मक और काइनेस्थेटिक, हम 3 तरीके से सीख सकते हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे। फिर आ जाता है शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है, उसको भी समझेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व क्या क्या होते हैं और शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार क्या होते हैं। तो इसके 4 प्रकार होते हैं। दृश्य सामग्री, फिर आता है श्रवण सामग्री, फिर दृश्य और श्रवण सामग्री, फिर है पाठ्य पुस्तक भी आती है इसी में। फिर उसके बाद क्या आता है? क्रिया सहायक सामग्री। फिर सबसे लास्ट में बहुभाषिकता। ये भी क्या है, हमारी जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक हिस्सा ही है, एक प्रकार ही है। इन सबको हम अच्छे से करेंगे। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नोट्स की तरफ। आज हम करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है? तो शिक्षण सहायक सामग्री वे सभी साधन हैं या उपकरण बोल सकते हो या संसाधन बोल सकते हैं कि जिनका उपयोग शिक्षक शिक्षण को सरल, रोचक और प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए करता है। जो भी सामग्री पढ़ाने और सिखाने में मदद करे उसे हम क्या बोलते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं। मतलब जो भी सामग्री हमारे पढ़ने में, सीखने में हेल्प करती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री बोल सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षक सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें शिक्षक को रोचक बनाना होता है, इंटरेस्टिंग बनाना होता है, सीखने की स्थायी बनती है, जो दिमाग में चीज़ें टिकती हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? उसका यूज़ करते हैं। अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को मूर्त बनाना पड़ता है। मतलब जो मूर्त चीज़ें दिखा के अमूर्त चीज़ों को, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को मूर्त बना के ही दिखाते हैं। तो इससे क्या होती है, वो देख के बच्चा जल्दी सीख पाता है। विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी का बढ़ना, मतलब बच्चा अभी यहाँ पे क्या होगा? एक्टिव होता है। बच्चा यहाँ पे एक्टिव होता है। सरल, समझ को सरल बनाना। अब उसकी समझ क्या होगी? बहुत आसान भाषा में वो चीज़ें समझ पाएगा। विविध इंद्रियां, सेंसेस का उपयोग करना, मतलब बहुत सारी इंद्रियों का, हम जितनी भी इंद्रियों का उपयोग करेंगे उतना ही अच्छे से बच्चा क्या करेगा? उस चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है। तो अब टीचिंग, इसका महत्व क्या होता है? तो सीखना सरल बनता है। इससे सीखना क्या होता है? सरल बनता है, आसान बनता है। मतलब जटिल विषय, जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, वो आसान हो जाता है। रुचि बढ़ती है। इसमें क्या होता है? बच्चे का क्या होता है? इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर कोई, अब देखो, अगर बोल दें हम बच्चे को कि इमेजिन करो ताजमहल कहाँ है, लेकिन छोटा सा ताजमहल का जो मैप बना होता है वो ला के दिखाएं, तो बच्चा देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा वो ताजमहल को देखने में। तो इसलिए क्या होता है? इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है स्थायी अधिगम। अब वो चीज़ें दिमाग में बैठती हैं, देखकर, सुनकर सीखने में याददाश्त मजबूत होती है। तो उसको क्या करेगा? वो देखेगा, सुनेगा, तो चीज़ें क्या होंगी? दिमाग में ज़्यादा टाइम तक बैठेंगी। फिर आता है सक्रिय भागीदारी। एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाता है उस चीज़ में। बच्चा क्या करेगा? एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। बच्चा स्वयं करके सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग इसी को बोलते हैं कि वो क्या करेगा? खुद से ही सीखेगा चीज़ों को। इसमें विविध शिक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। धीमे और तेज दोनों प्रकार के छात्रों के लिए उपयोगी है। अब जो बच्चा धीरे धीरे सीखता है, जो बच्चा तेजी से सीखता है, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है ये वाली चीज़। समय और प्रयास की बचत होती है। इसमें टाइम, शिक्षण प्रभावी बनता है और तेज होता है। मतलब इसमें टाइम भी बचता है और प्रयास भी बहुत कम ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या करता है? जल्दी ही सीख पाता है। सीखने की शैलियां। अब सीखने की शैलियां 3 तरह की होती हैं। तो हम किस तरह सीख सकते हैं? ऑडिटरी लर्नर होता है एक, श्रवण आधारित शिक्षण, ठीक है। एक होता है श्रवण आधारित, जो बच्चे सुन के सीखते हैं। जो बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ सुन के ही सीख लेते हैं, वो क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटरी लर्नर बोलते हैं।
इनकी विशेषता क्या होती है? सुनकर जल्दी समझ लेते हैं, चर्चा करना पसंद होता है इनको, चर्चा मतलब बात करके सीखना ज़्यादा पसंद होता है, आवाज़ पर ध्यान देते हैं ऐसे बच्चे। तो ये कितने परसेंट होते हैं? जो ये सिर्फ 30% बच्चे होते हैं जो सिर्फ सुन के सीख लेते हैं चीज़ों को। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इनके क्या यूज़ करना चाहिए? ऑडियो रिकॉर्डर का यूज़ कर लेना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, गति और कविता का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को वो सीखने में आसानी होगी। दूसरे हो जाते हैं विजुअल लर्नर, जो देख कर सीखते हैं, इसे दृश्य आधारित शिक्षार्थी बोलते हैं। ये 65% बच्चे होते हैं ऐसे। इसमें क्या होता है? चित्रों से जल्दी सीखता है बच्चा, चार्ट पसंद करता है, चार्ट को देख देख के सीखता है, रंगीन सामग्री ज़्यादा पसंद आती है ऐसे बच्चों को। इसमें हमें क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल में क्या यूज़ करना चाहिए? चित्र, चार्ट, मानचित्र, फ्लैश कार्ड, ये सारी चीज़ें हमें इसमें यूज़ करनी चाहिए। तीसरी आ जाती है काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर अब क्या होते हैं? जो क्रियात्मक या गतिशील या गत्यात्मक शिक्षार्थी बोल सकते हैं, ये करके सीखते हैं। तो ये सिर्फ 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो करके ही सीखते हैं। इसमें हाथ से काम करके सीखते हैं बच्चे, गतिविधि पसंद आती है उनको, प्रयोगात्मक सीखना पसंद होता है, प्रयोग कर करके सीखना उनको ज़्यादा पसंद होता है। तो ऐसे बच्चों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होना चाहिए? मॉडल बनाना दे दो, खेल आधारित गतिविधि कराओ, रोल प्ले करवाओ, भूमिका निर्वाह करवाओ, प्रयोग एक्सपेरिमेंट करवाओ, इन सारी चीज़ों। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जो ऑडिटरी थे वो कितने परसेंट थे? जो 30% थे वो सीख लेते हैं। विजुअल कितने थे? 65% थे। और काइनेस्थेटिक कितने थे? सिर्फ 5% थे। तो हमें ये करना चाहिए कि ज़्यादातर हमें क्या विजुअल चीज़ें दिखा के हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक भी करवाना चाहिए, लेकिन विजुअल को ज़्यादा दिखाना चाहिए। अब है शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार में आता है दृश्य सहायक सामग्री, सबसे पहला। इसमें क्या है? जो केवल देखने पर आधारित होता है। दृश्य सहायक सामग्री क्या है? देखने पर आधारित होता है। जैसे उदाहरण अगर लें तो चित्र, पिक्चर हो सकता है, चार्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, फ्लैश कार्ड हो सकता है, या ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक और चीज है OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये भी, इसका भी यूज कर सकते हैं हम दृश्य सामग्री में। तो इसका महत्व क्या होता है? तो समझ स्पष्ट होती है बच्चों की, जटिल विषय आसानी से सीख पाता है, ध्यान केंद्रित करके सीख पाता है। तो इसीलिए अब हमने छोटे बच्चों के लिए क्या कर रखा है? बाला। बाला एक वर्ड नहीं है, तो बाला मतलब बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। बिल्डिंग को ही हमने क्या किया है? लर्निंग एड्स बना दिया है। तो जिसमें मतलब जगह जगह, अब आप देखोगे कि स्कूल के दीवारों पे कैसा लगा है कि मैप बना हुआ है, कहीं ABCD लिखा हुआ है, कहीं काउंटिंग लिखी हुई है, कहीं टेबल लिखा हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, कि बहुत सारे बच्चे देख के सीख पाते हैं, इसीलिए हमने ये चीज को अपनाई है और इस चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी आ जाती है श्रवण सामग्री। श्रवण सामग्री में ये सुनने से आधारित होता है। इसमें बच्चा क्या करता है? सुन के सीखता है। तो हम ये सामग्री कौन कौन सी हो सकती है? जैसे रेडियो, ऑडियो रिकॉर्डर, कविता पाठ या कहानी सुनना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसमें इसका महत्व क्या होता है? उच्चारण सुधरेगा बच्चे का, सुनने की क्षमता विकसित होगी, बच्चा शांति से चीजें के अच्छे से सुन पाएगा, भाषा कौशल मजबूत होगा उसका। इस चीज से उसको क्या होगा? भाषा कौशल मजबूत होता है। तीसरी आ जाती है, तीसरी क्या है? श्रवण सामग्री। अब हम बच्चे के जितना सेंसेस का यूज करेंगे, बच्चा उतनी ही जल्दी सीखता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमने इसमें दृश्य और श्रवण दोनों सामग्री को यूज कर दिया है। तो इसमें बच्चा देखकर और सुनकर दोनों से आधारित चीजें सीख पाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है? टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, शैक्षिक वीडियोस जो होती हैं वो, या स्मार्ट क्लास वगैरह भी आजकल चलने लग गई हैं, वो सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो ये क्या होता है? इसमें देखकर और सुन के बच्चा और ज़्यादा जल्दी सीख पाता है चीज़ों को। इसका महत्व क्या हो सकता है? कि अधिक प्रभावी शिक्षण होगा। इसका क्या होगा? अधिक प्रभावी शिक्षण होगा। दीर्घकालीन स्मृति, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म तक
लॉन्ग टर्म तक चीजें दिमाग में टिकी रहेंगी। वास्तविक अनुभव जैसे ज्ञान, मतलब जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो होगा बच्चे को। चौथा आ जाता है गतिविधि आधारित सहायक सामग्री, मतलब कि बच्चा इसमें क्या कर रहा है, जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है। चौथा क्या है, गतिविधि, मतलब बच्चा इसमें स्वयं करके सीख रहा है। तो ये 5% बच्चे होते हैं। तो इसमें क्या है, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा, खेल गेम्स वगैरह, रोल प्ले करवाओ, मॉडल बनवाओ, समूह कार्य करवाओ, तो इससे बच्चा क्या करेगा, और अच्छे से सीखेगा। मैंने पहले भी बताया है कि जितनी ज्यादा सेंसेस बच्चे के अंदर इन्वॉल्व होंगी, बच्चा उतना ही अच्छे से सीख पाएगा। इसका महत्व क्या होता है, तो सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यवहारिक ज्ञान मिलता है बच्चों को। पांचवा है पाठ्य पुस्तक, इसको हम टेक्स्ट बुक बोलते हैं। टेक्स्ट बुक, ये पाठ्य पुस्तक वह औपचारिक शिक्षण सामग्री है जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु दी जाती है। मतलब ये, और इसमें एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, वन ऑफ द रिसोर्स है, वन ऑफ द रिसोर्सेज में से है, एक संसाधन मात्र है। मतलब यही एक संसाधन नहीं है, सिर्फ एक संसाधन मात्र है कि पढ़ाने में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, उसमें टेक्स्ट बुक भी आता है, लेकिन सिर्फ हम टेक्स्ट बुक से ही सिखाएं ये जरूरी नहीं है। तो इसका महत्व क्या हो जाता है, महत्व है व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करती है। व्यवस्थित मतलब जो दिख रहा है वही दिखेगी, परीक्षा की तैयारी में मदद करती है, पाठ्यक्रम आधारित होता है, मतलब चैप्टर वाइज चलता है ये चीजें। इसकी सीमाएं भी हैं, सीमाएं क्या हो सकती हैं, लिमिटेशंस, केवल सैद्धांतिक हो सकता है, मतलब जो बुक्स में लिखा है वही पढ़ना पड़ता है हमें। रुचि कम हो सकती है, इससे बच्चे को क्या कहता है, रुचि कम होती है यदि केवल यही उपयोग किया जाए। सिर्फ बहुभाषावाद में क्या होता है, एक से अधिक भाषाओं का उपयोग करना और उनके शिक्षणों में प्रयोग करना बहुभाषावाद कहलाता है। मतलब एक से ज्यादा भाषाओं का इस्तेमाल करने को हम क्या बोलते हैं, बहुभाषावाद या मल्टीलैंग्वेलिज्म बोलते हैं। क्योंकि क्या है, जो बच्चे आए हैं वो विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हैं, उनके पास क्या है, जो एनवायरनमेंट मिला है उनको, उनके मदर टंग अलग है, उनका बात करने का तरीका अलग है। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुभाषावाद का ही प्रयोग करना चाहिए। इसमें महत्व क्या होता है, बच्चों की समझ बढ़ती है, बच्चे की समझ बढ़ती है। मातृभाषा के माध्यम से ही सीखना आसान होता है। अगर वो मातृभाषा के माध्यम से सीख रहा है तो वो ज्यादा आसानी से सीख पाएगा। राष्ट्रीय एकता बढ़ती है इससे, संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट में भी वृद्धि होती है। कक्षा अधिक समावेशी बनती है, इंक्लूसिव बनती है कक्षा। इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें शिक्षण में उपयोग कैसे कर सकते हैं, कठिन शब्दों को मातृभाषा में अर्थ बताना। जो कठिन शब्द लग रहा है उसको मातृभाषा में उसका अर्थ बताएं तो शिक्षा उपयोगी बन सकती है। द्विभाषी, हिंदी और इंग्लिश का व्याख्या करें। स्थानीय भाषा का उपयोग करें, जो मतलब जहाँ का मदर टंग है वहाँ का ही यूज करें। तो ये क्या होता है, ये ज्यादा उपयोगी होता है बच्चों के लिए। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।